या सो our break is over guys, just check ऑडियो वीडियो सही है क्या? क्लियर है? ओके, लेट्स कंटिन्यू देन. यप, एक ही सेकेंड ना. करूँ स्टार्ट? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. So I was teaching you perquisites तीन प्रकार के, taxable in the hands of all employees, taxable in the hands of only specified employees, and perquisites exempt from tax. चलो, very good, good going guys. Let's continue. हाँ, तो ये जो होता है ना फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, ये काफ़ी कॉमन होता है. इसमें एक है कि यार टेलीफोन का रीइम्बर्समेंट करना, मोबाइल बिल पे करना, ये एक ऑब्लिगेशन है, फिर भी इट इज़ अ एग्जम्प्ट परक्विजिट. करेक्ट. जैसे आपको बोला जाता है कि यार तुम एग्रीगेट नहीं आया तो सारे पेपर्स वापस देने, बट 60+ मिल गया तो एग्जम्पशन है, तो वैसा कुछ कहीं कुछ बेनिफिट दिया जाता है. नाउ गिफ्ट से रिलेटेड एक यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट होता है कि जो मॉड्यूल में है ना, एक ही सेकेंड ना, मेरा यूट्यूब वॉइस मेरे यहाँ से हाईएस्ट है शालू, मैंने कुछ नहीं एडजस्ट किया. वही है, जैसी वॉइस से हमारा चल रहा था क्लास वैसे ही चल रहा है, नो चेंज. शालू तो अभी आई क्या? वॉइस लो है? वाई वॉइस इज लो? आई कांट डू एनीथिंग, मेरे यहाँ मैक्सिमम है बेटा. या सो अब ब्रेक इज ओवर गाइस, जस्ट चेक ऑडियो वीडियो सही है क्या? तुम्हारे यहाँ से करना पड़ेगा. सी दिस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉइस है मेरे यहाँ पे. ये ब्लू है ना, ये देखो, ये देखो, दिस आई कैन रिड्यूस, सो दिस इज द मैक्सिमम वॉइस. क्लियर है? ओके, लेट्स कंटिन्यू देन. यप, करूँ स्टार्ट? चलो लेट्स गेट स्टार्ट. हाँ ना, क्योंकि मेरे यहाँ से तो इतना ही मैक्सिमम वॉइस है बेटा, आई कांट मेक इट मोर. अगर लैपटॉप होगा ना तो तुम ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा दो, वो ऐप पे होता है जनरली, ये तो यूट्यूब पे चल रहा है. हाँ, लैग नहीं है ओए, कोई लैग नहीं है. कि यार टेलीफोन का रीइंबर्समेंट करना, मोबाइल बिल पे करना, ये एक ऑब्लिगेशन है, फिर भी इट इज अ एग्जाम. बेस्ट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. रिकॉर्डिंग ऑन है ना? या लेट्स ट्राई. 12:30 तक तो पक्का लेंगे, 1 तक अगर हुआ तो 1 तक भी ट्राई करेंगे. हाँ ठीक है, चलो. परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट वाउचर एंड टोकन. तो जब एम्प्लॉयर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को गिफ्ट करता है, सो व्हेन एम्प्लॉयर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को गिफ्ट करता है, देन द गिफ्ट इज एग्जम्प्ट अप टू then the gift is exempt up to 5,000 per annum. Yes, so exemption is 5,000 per annum वाला है बेटा. एंड ये 5,000 पर annum वाले गिफ्ट में क्या होता है, चलो फोकस करते हैं. मैक्सिमम हम जितना कवर अप कर पाए, विल ट्राई एंड कवर इट अप. हाँ, गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय और एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर वुड बी एग्जम्प्ट अप टू 5,000 पर एनम. यहाँ पे मॉड्यूल का व्यू है वो बता दूंगी. मॉड्यूल 2 प्रकार से आंसर देता है, क्योंकि जब आप मॉड्यूल रेफर करोगे या अभी आगे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, सजेस्टेड आंसर आया, तो आपको ये पता होना चाहिए. सी 5,000 तक गिफ्ट मिला तो एग्जम्प्ट होगा. ओके मैम, 5,000 सर ना एग्जाम्पल है जैसे कि. हाउएवर ये एग्जाम्पशन 5,000 का, अगर आपको गिफ्ट कैश या कन्वर्टेबल इन मनी, मतलब गिफ्ट चेक मिला, पैसे मिले, तो ये 5,000 का एग्जम्पशन अप्लाई नहीं करेगा. यस, ना यू नो गिफ्ट का फंडा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि अगर आपको ये गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिलता है तो किसका दरवाज़ा खुलेगा? सैलरी का.
तो आपको सैलरी के परक्विजिट्स वाले रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन 5,000 वाला आएगा। हाँ, तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 5,000 पर एनम वाला। यही गिफ्ट अगर आपको आपका क्लाइंट्स दे रहे हैं, कोई बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्लाइंट्स आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, आपको फ्री ट्रैवल दे रहे हैं, आपका ट्रैवल एजेंट वाला कोई क्लाइंट है वो आपको कुछ गिफ्ट कर रहा है ना, एक ट्रैवल प्लान फ्री में दे रहा है, देन इट इज़ पीजीबीपी। ऐसा कौन बोला? सेक्शन 28 बोला। यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा जितना गिफ्ट मिला। हाँ, यही गिफ्ट अगर मुझे अदर्स देते, अदर्स, तो ये iOS में आता है। हाँ, ये देखो कैसे इनके सेक्शंस हैं। तो ये सैलरी में आएगा तो सेक्शन 17 में जाएगा, पीजीबीपी में आएगा तो सेक्शन 28 में जाएगा, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। iOS में आएगा तो मैम ये सेक्शन 56 टू 10 में आएगा, बिल्कुल सही। एंड ये 56 टू 10 में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा अभी देखो, तो यहाँ पे मैम अप टू 50,000 पर वो अलग अलग है। 50,000 का एग्जाम्पशन कौन सी गिफ्ट है, मूवेबल, इमूवेबल, वो iOS के टॉपिक में क्लियर होगा, है ना। सो दैट विल बी क्लियर इन द टॉपिक ऑफ iOS। यस, यस। तो ये गिफ्ट वाला फंडा है, आपको ऐसे याद रखना है कि एम्प्लॉयर दे रहा है तो सैलरी का दरवाजा खुलेगा, क्लाइंट्स दे रहे तो पीजीबीपी बोलता है यार गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, एनी बेनिफिट्स, पर्क्स फ्रॉम योर क्लाइंट्स, बिजनेस रिलेटेड कुछ होता है तो वो पीजीबीपी में जाता है। सेक्शन 28 ये पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है, और अदर्स से गिफ्ट मिलता है तो वो iOS में जाता है। और आपको 56 टू 10 के रूल्स अप्लाई करने हैं कि शादी के टाइम मिला तो एग्जम्प्ट होता है वगैरह वगैरह, है ना, तो वो iOS के चैप्टर में कवर होता है। यप, 50,000 ऑल ट्रांजैक्शन, 50,000 ईच ट्रांजैक्शन, ऐसा ये वहाँ आप 56 टू 10 के रूल्स अप्लाई करोगे। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। चलो, तो गिफ्ट मिला तो ये 5,000 पर एनम। गिफ्ट कैश में या कन्वर्टेबल इन कैश, मतलब गिफ्ट चेक से मिला तो यहाँ पे 50,000 का एग्जम्पशन नहीं होगा। ओके, द एम्प्लॉय प्रोवाइड्स अ गिफ्ट चेक ऑफ 3,000 एंड ऑल्सो अ रिस्ट वॉच ऑफ 18,000 टू एक्स। तो परक्विजिट क्या होता है? 18,000 में से आपको 5,000। अच्छा मैम, हमको 5,000 एवरी टाइम आई गेट अ गिफ्ट एग्जाम्प्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये ऐसा होगा, 5,000 माइनस करने का 13,000 प्लस जो गिफ्ट चेक मिला 3,000, तो आंसर आएगा 16,000। हाँ, और यही अगर मॉड्यूल करता, ओके, यही अगर मॉड्यूल करता तो मॉड्यूल में दो आंसर्स दिए जाते हैं। मॉड्यूल बोलता एक 16,000 का एक व्यू होगा जो हमने ऐसे कैलकुलेट किया। सो मॉड्यूल हैज़ टू व्यूज, वन ऑन और टू। सो टू में जैसे कि एक बार 18,000 पूरा टैक्सेबल, क्योंकि वो 5,000 क्रॉस कर रहा है तो पूरा, प्लस 3,000 का गिफ्ट, तो 19, 20, 21, सो 21,000 वुड बी टैक्सेबल। हाँ, रिलेटिव से मिला तो एग्जाम्प्ट रहता है, वो सब iOS में ना बेटा। हाँ, रिलेटिव से मिला तो टैक्सेबल, लेकिन वो iOS के हिसाब से पढ़ेंगे ना। हाँ, वो गिफ्ट की कोई क्वेरी पूछ रहा है, इसके लिए तुम यहाँ पे फोकस करो। मैम मॉड्यूल ये और ये दोनों व्यूज देते हैं। मैम ये क्या किया, यहाँ पे कैसे निकाला? 18 माइनस 5 किया तो आया कितना? 13। 13 में वो गिफ्ट चेक 3 ऐड किया तो आया कितना? 16। 16 प्लस 5 21, करेक्ट। तो मॉड्यूल ये दोनों व्यूज देता है। दिस व्यू इज करेक्ट। मैंने जो फर्स्ट वाले पे टिक किया वो करेक्ट है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन है कि अबाव 5,000 है तो एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल होगा, ऐसा नोटिफिकेशन है। तो अगर मैं ऑफिस में मेरे क्लाइंट के लिए सॉल्व करूंगी, या कोई मुझे ऑफिस में एज ए सी प्रोफेशनल बोलेगा, तो मैं बोलूँगी यार ये ऑप्शन 1 लेना है। अगर आप मुझे ये सवाल एज अ टीचर पूछते हो कि मैम एग्जाम में हमने क्या करना चाहिए, फिर भी आई से गो विद द फर्स्ट वन। वाई? बिकॉज मॉड्यूल दोनों व्यूज को करेक्ट मानता है। सो मॉड्यूल नीचे, मॉड्यूल में सॉल्व इट विद 21 एंड देन मॉड्यूल बोलेगा कि यार ये 16 भी है और 21 भी है, दोनों आंसर्स देगा। सो मॉड्यूल गिव्स बोथ द आंसर्स करेक्ट, बोथ आंसर्स आर गिवन करेक्ट। मॉड्यूल में भी जब भी आंसर सॉल्व है एक मेथड से किया जाएगा, नीचे नोट में ऑल्टरनेटिव दिया जाता है। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, बिल्कुल आपको दोनों मेथड्स को सही मार्क्स दिए जाएंगे, तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है एग्जाम में। तो ये जस्ट एक पॉइंट है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा देखते हैं। दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक, कि आप जस्ट मॉडल देखोगे,
हाँ, नाम देखोगे क्वेश्चन का, लगता तो सेम क्वेश्चन है, फिर आप नीचे आंसर देखोगे, नहीं मैम आंसर मैच नहीं हो रहा, मॉडल में आंसर ये आ रहा है। ऐसे नहीं करने का हाउले के जैसे। हाँ, रिलैक्स, 3 साल में आप सीए बनने वाले हो, देखो क्या फ़र्क है, कैलकुलेट कितना डिफरेंस है हमारे और उसमें। अरे ये तो 5,000 वाला है, हाँ ये वो गिफ्ट वाला हो सकता है, नीचे नोट भी दिया होता है मॉड्यूल में। या सो रिलैक्स एंड बिलीव मी, डू इट लाइक दिस, मॉड्यूल इंस्टीट्यूट गिव्स इट करेक्ट। ओके, यप। सेकेंड एग्जाम्पल, तो ये फर्स्ट नोट कर लिया आपने, क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 5,000 के एक्सेस वाला अमाउंट टैक्सेबल होगा, 5,000 तक एग्जाम। क्या मुझे 5,000 एग्जाम्शन हर गिफ्ट पे मिलेगा? आंसर इज नो, हर गिफ्ट पे नहीं मिलेगा। 5,000 का एग्जाम्शन पर एनम होगा। मजा। शुड आई गो अहेड? अब क्या, अब क्या? हाँ, सेकेंड केस में, second example, 6,000 is a cash gift from the employer, perquisite will be full 6,000. This is another example, ये y को दिया होगा, फुल्ली टैक्सेबल। मैम यहाँ 5,000 लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि 5,000 का एग्जाम्पशन कैश गिफ्ट से अवेलेबल नहीं है। 5,000 एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम कैश गिफ्ट, बरोबर। ट्रैवलिंग, टूरिंग, क्रेडिट कार्ड, लगभग ये सारे मोर और लेस सिमिलर ही है। अभी बताती हूँ आपको, बेस्ट है। Now pay attention. Traveling, touring and accommodation. ओके, ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन। आप ट्रैवल कर रहे हो, टूर पे जा रहे हो, ऑफिस काम से जा रहे हो। आई एम ट्रैवलिंग फॉर ऑफिस वर्क। अच्छा, सो आई एम ट्रैवलिंग फॉर ऑफिस वर्क। ओके, ऑफिस वर्क के लिए मैं ट्रैवल कर रही हूँ और कंपनी ने खर्चा इनकर किया। किसने खर्चा इनकर किया? कंपनी, एम्प्लॉयर। तो मेरा फायदा हुआ क्या? है क्या, मेरा क्या फ़ायदा हुआ? कंपनी का तो खर्चा है, कंपनी का तो काम है, कंपनी ने खर्चा करना चाहिए। एग्जैक्टली तो मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। कीप योर लॉजिक इन प्लेस, फॉरगेट द फॉर्मूलाज, दैट्स आफ्टरवर्ड्स। पहले कॉमन सेंस और लॉजिक से सोचो, या एंड देन पहले दिमाग से सोचो, फिर उस दिमाग को प्रॉपर किसी सेक्शन या प्रोविजन से लिंक करो कि दिमाग तो ऐसे बोल रहा है, लिंक इट विथ सम सेक्शन, विथ सम प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हाँ, तो दिमाग बोल रहा है यार ऑफिस काम के लिए गए और काय का परक्विजिट? नो परक्विजिट, एग्जैक्टली। सो मिस्टर एक्स, हाँ पर्सनल काम के लिए गए तो परक्विजिट आएगा। या सो सी, मिस्टर एक्स वेंट टू मुंबई फॉर पर्सनल वर्क, हिज एम्प्लॉयर पेड फॉर हिज ट्रिप। पर्सनल काम के लिए आप मुंबई गए, आपके ट्रिप का खर्चा कंपनी ने किया। यू आर मे बी वर्किंग इन दिल्ली, सो दिल्ली से मुंबई आपका टिकट भी बुक करा दिया, गो स्टे, आपके लिए होटल भी बुक करा दिया, मज्जा। द टोटल एक्सपेंडिचर वॉज 30,000, सो पर्क इज इक्वल टू 30,000। यप, मेरा फ़ायदा। ऐसे एम्प्लॉयर सबको दे भगवान। Assume in the above that he had gone to Mumbai for office work. अच्छा, I went to Mumbai for office work. So दिल्ली से मुझे मुंबई भेजा गया, मेरे कोई पर्सनल काम के लिए नहीं आई मैं, तो किस लिए आई? मैं तो यहाँ पे ऑफिस काम के लिए आई हूँ। अरे फिर मेरा काय का परक्विजिट? देन नो बेनिफिट, नो परक्विजिट। नो बेनिफिट, नो परक्विजिट, समझे क्या? सो नो बेनिफिट, नो परक्विजिट। Mr. X went to Bangalore for office work for 5 days. So he went to Bangalore for office work for 5 days. He extended the stay for another 5 days for personal work. अच्छा, पहले वो बैंगलोर गया, ऑफिस काम के लिए गया, फिर उसने और 5 दिन पर्सनल काम के लिए बोला कि अरे यार बैंगलोर अच्छी सिटी है, लेट मी स्टे, एक्सप्लोर, टाइम पास करके फिर जाता हूँ। हाँ, तो 5 days ही स्टेड देयर फॉर पर्सनल ऑफिस वर्क एंड देन 5 फॉर पर्सनल। द टोटल एक्सपेंडिचर इज 80। तो जो ऑफिस काम का है वो तो तुमको देना ही था। हाँ, जो एडिशनल तुमने 5 दिनों का दिया, 40,000 एडिशनल, हाफ हाफ हो गया ना। सो दैट 40,000 परक्विजिट इज ओनली जो पर्सनल काम के लिए दिया, सो परक्विजिट इज ओनली 40,000। यप, लॉजिक से जाओ, लॉजिक से जाओ, मन से नहीं, दिमाग से सोचो।
दिमाग से सोचो एंड देन सर्च फॉर अ सेक्शन कि यार मुझे लॉजिक तो ये लग रहा है, एक्ट में भी ऐसा है क्या, क्या प्रोविजन है परक्विजिट का, ऐसे, ठीक है। कंपनी पेड ऑल द ट्रैवलिंग बिल्स ऑफ मिस्टर एक्स ऑफ 76,500, out of which official trips amounted to 51,000, out of which official trips amounted to 51,000 and 5,000 was recovered from Mr. X. हाँ, तो परक्विजिट कैलकुलेट करो। ट्रैवलिंग के बिल आपके किए 76,500 के, ओके, उसमें से ऑफिशियल ट्रिप 51,000 एंड 5,000 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। हाँ, आप बोलोगे चलो 76,500 तुम्हारा परक्विजिट है, माइनस ऑफिशियल ट्रिप का कितना है, माइनस कर यार। हाँ, अरे लेकिन सुन ना, तुमने मेरे से 5,000 रिकवर भी किया ना यार, अरे हाँ ना यार, वो भी माइनस कर दे, तो आ रहा है 20,500। या सी यू हैव ऑटोमेटिकली डिराइव द फॉर्मूला स्टूडेंट। सी व्हाट इज द फॉर्मूला? Perquisite is equal to expenses incurred by employer minus expenses for official purpose minus amount recovered from employee if any. Yeah, so perquisite is equal to, लिख के लो, expenses या जो लिखा हुआ है ऑलरेडी आप रिपीट करो, फिर से लिखो, कहीं तो वो आपकी त्रिशूल बुक सामने रखो, कुछ कुछ नोटिंग करना है, लिखते जाओ मेरे साथ। expenses incurred by employer minus expenses for official purpose minus amount recovered from employee, amount recovered from employee, बरोबर? Yeah, correct. Same, absolutely the same logic guys I have to use for credit card expenses and the same logic I have to use for club expenditure. हाँ, exactly the same formula for credit card and club expenses. वो क्या होता है मैं explain करती हूँ आपको। तो ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन, आप ट्रैवलिंग का खर्चा है, आपके टूरिंग का है, आपका स्टेइंग का खर्चा है। देखो आप पर्सनल के लिए गए तो कंपनी ने नहीं करना चाहिए, तो वो आपका बेनिफिट है। आप ऑफिशियल के लिए गए तो ये आपका खर्चा नहीं, बेनिफिट नहीं है ना। चलो, सेम इज गाइस फॉर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो सेम, एक्सपेंसिज इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस एक्सपेंसिज इनकर्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज माइनस एक्सपेंसिज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। So you can just repeat this, fast track students can write it in the लक्ष्य बुक, आप रिपीट कीजिए उसको और फिर से लिखिए। हाँ ना, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जस्ट नोट करना है। Now, expenditure incurred by the employer, expenses incurred by the employer also includes मेंबरशिप फीस एंड एनुअल फीस। तो अगर क्रेडिट कार्ड का ना हर साल का कुछ छोटी सी अमाउंट, एक 3-4 हज़ार का एनुअल फीस होता है, मेंबरशिप फीस होता है, वो भी हमने पे कर दिया, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है तो वो भी इंक्लूड करेंगे। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है, हमने सी क्या होता है, एम्प्लॉई को बोलते हैं यार तुम तुम्हारा क्रेडिट कार्ड लेके आओ, एयर टिकट्स वगैरह ये सब बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड आजकल बहुत इजी होता है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड इजी पड़ता है ना। तो आप कंपनी क्या बोलती है एम्प्लॉय को, यार तू तुम्हारा क्रेडिट कार्ड लेके आ जा, हाँ फिर सारा बिल हम पे कर देंगे, तू कंपनी की बुकिंग वगैरह करते जा, ट्रैवलिंग का बुकिंग कर, जो भी खर्चा है बुकिंग करते जा। तो तुम करते हो वैसे, एक हाथ उसमें पर्सनल ट्रिप भी आ गई, हाँ, और कभी कभी तुम्हारा एनुअल चार्जेस भी आ गया, मेंबरशिप फीस भी आ गई यार, वो भी इंक्लूड हो जाएगा परक्विजिट की वैल्यू में। सो इन केस, अच्छा और ये और बात, जो आप एक्सपेंसेस माइनस बोलोगे ना ऑफिशियल पर्पज के लिए, इसके लिए कंपनी को बोला जाता है आप रिकॉर्ड रखो, कीप अ प्रॉपर रिकॉर्ड। हाँ, वो दिल्ली गया था, आपने दिल्ली का खर्चा क्यों माइनस कर दिया, अरे यार वो दिल्ली ऑफिस के काम के लिए गया था, एक सेमिनार अटेंड करने गया था, इसलिए हमने दिल्ली में उसको क्रेडिट कार्ड दे दिया, तुम्हारा जो भी खर्चा होगा क्रेडिट कार्ड से पे कर दो। हाँ, तो ऐसा अगर कंपनी बोलती है कि कोई भी खर्चा ऑफिशियल पर्पज के लिए है तो यू मस्ट मेंटेन अ रिकॉर्ड, यू मस्ट मेंटेन अ रिकॉर्ड फॉर दैट, करेक्ट। नाउ लेट्स रीड दिस एग्जाम्पल। ये परक्विजिट का फॉर्मूला सेम आप लिखोगे, अब इस एग्जाम्पल का आंसर दोगे। रीड इट। Company paid the credit card bills of the employee Mr. A of 58,000, out of which X had incurred 32,000 for official work. Amount recovered from the employee is 8,500. हाँ,
टोटल बिल 58 का इनकर किया। अरे लेकिन सारा फायदा नहीं है ना मेरा, ऑफिशियल 32,000 है, वो माइनस करो, वो मेरा परक्विजिट नहीं है। और तुमने मुझसे 8,500 रिकवर कर लिए। यस, तो व्हाट इज द आंसर? Okay, so 17,500 is the perquisite. Maja. Club expenditure. Is same. हाँ, जो एनुअल फीस है और किसकी होगी मोहम्मद साहेब? और किसकी होगी? मेंबरशिप फीस और ये क्रेडिट कार्ड की होगी ना। क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं तो एनुअल और मेंबरशिप फी क्रेडिट कार्ड की बात चल रही है ना, और किसकी है? या तो मैंने तुम्हारे लिए क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस या सब्सक्रिप्शन फीस ऑफ जो क्रेडिट कार्ड का मेंबरशिप होता है, कुछ तो आपको चार्जेस या फीस देनी पड़ती है उधर। हाँ, 2-3 हज़ार होता है साल का, तो वो भी मेरे लिए मेरे एम्प्लॉयर ने पे किया, तो दैट्स अ परक्विजिट। या क्लब एक्सपेंडिचर। अभी क्लब में क्या हो रहा है? क्लब इज़ लाइक अ होटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो पूना में जैसे बोट क्लब है, पूना क्लब है, तो यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आप वहाँ का जो भी खर्चा है, यू नो, कंपनी इज़ अ मेंबर ऑफ अ क्लब, लाइक टेकन अ मेंबरशिप। क्लब में क्या होता है? मेंबरशिप होती है। तो क्लब में बहुत फैसिलिटीज़ मिलते हैं, खाना होता है, जिम फैसिलिटी होती है, सब कम रेट पे दिया जाता है मेंबर्स को। तो पहले आपको 10-20 लाख मेंबरशिप फ़ी पे करके मेंबरशिप लेनी पड़ती है, फिर आप उसकी यूज़ कर सकते हो फैसिलिटी। हाँ, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है। तो कंपनी क्या बोलती है, यार ये जो हमारा एम्प्लॉई है इसको बार बार ऑडिटर्स को बाहर लेके जाना पड़ता है, कभी डायरेक्टर्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, कभी क्लाइंट्स के साथ बाहर जाना पड़ता है, यार ये बार बार इतना होटल का बिल आता है, उससे अच्छा करो क्लब का इसको मेंबरशिप दे दो, कार्ड दे दो। कंपनी बोलती है अपना मेंबरशिप है ही, तो एक काम करते इसको कार्ड दे देते। काय का कार्ड? क्लब का मेंबरशिप कार्ड, क्लब की मेंबरशिप कार्ड। आपको बोलते ये ले क्लब की कार्ड लेके जा, डायरेक्टर्स आगे उनको वहाँ पे डिनर करवा दे, उनको बोर्ड मीटिंग है वहाँ पे चले जाओ, ऑडिटर्स आगे तो उधर चले जा। क्लब का खाना बहुत अच्छा है। एम्प्लॉई अपनी वाइफ को बोलता है यार 14 फेब आ रहा है, हाँ तो ना 14 फेब को ना अपन क्लब में ही खाना खाने चलेंगे, बहुत अच्छा खाना है, तो विल गो देयर। तो हाँ, तो वो लेके गया अपनी वाइफ को, 14 फेब को वो लेके गया, क्लब का बिल आया और वो उसका पेमेंट कंपनी ने कर दिया। सो डिड यू यूज़ द क्लब फैसिलिटी फॉर पर्सनल पर्पस? यस। और तुमने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया, और इसका पेमेंट किसने किया? एम्प्लॉयर ने किया। सो इज दैट अ परक्विजिट? यस, दैट इज अ परक्विजिट, दैट इज अ परक्विजिट, करेक्ट। सो हियर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, तुमने जो भी खर्चा किया माइनस, अगर कुछ ऑफिस है तो वो माइनस कर दो, माइनस अमाउंट रिकवर्ड। नाउ देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है। यस, ये परक्विजिट का फॉर्मूला फिर से लिखो, फास्ट ट्रैक वाले बच्चे लिखेंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल पर्पज माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। ना परक्विजिट इज इक्वल टू, ये बोलता है क्लब में नहीं जाएंगे मैम, हम पब में जाएंगे। ठीक है, तू पब में जाना। परक्विजिट इज इक्वल टू, हाँ ये एग्जाम्पल करते हैं। कंपनी पेड क्लब बिल्स ऑफ मिस्टर एक्स 60,000, टोटल 60,000, out of which expenses for official purpose आकाश डाउट है ये, ऐसे मेरे को नहीं पसंद है। मैम एक डाउट है, तो डाउट है तो सीधा डाउट पूछना। हाँ मैम एक डाउट है, फिर मैं बोलूँगी हाँ बेटा डाउट पूछ, ये क्या है? डाउट है तो सीधा डाउट मैसेज टाइप करना। कंपनी, और ये कॉन्सेप्ट से डाउट होना चाहिए जो क्वेरी अभी चल रही है। हाँ, कंपनी पेड बिल्स ऑफ 60,000 आउट ऑफ विच एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस पर्पजेज वर 31,500। तो 60,000 का तुमने मेरे लिए बिल पे किया, उसमें से ना वो 31,500 माइनस कर दो, माइनस द अमाउंट कंपनी रिकवर्ड 18,000, चला 10,500, 10,500 ये परक्विजिट बन गया। 10,500 इज परक्विजिट,
बरोबर. एनीबडी हैविंग एनी डाउट? आगे जाएंगे. सुनो. हेल्थ क्लब एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉयज एट एम्प्लॉयर्स प्रीमाइसेस. जैसे इन्फोसिस हिंजेवाड़ी में जिम है. हाँ. एंड यू कैन एनीबडी एंड एवरीबडी कैन यूज द जिम. कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, आपको फैसिलिटी दिया है. इट इज अ एग्जम्प्ट परक्विजिट. इट इज अ एग्जम्प्ट परक्विजिट. ऐसा नहीं है. प्राची कहाँ बोला है वो क्रेडिट कार्ड ऑफिशियल पर्पज के लिए लिया है? कहाँ बोला है? ऐसा तू बोल रही है. उसमें दोनों हो रहा है, ऑफिशियल भी और पर्सनल भी. चलो. हेल्थ. कमान कमान गाइस, फोकस फोकस. एनुअल मेंबरशिप एंड ऑल इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है. गलत ट्रैक पे मत जाओ, ज़्यादा उसमें फोकस मत करो. बोल दिया है कि एनुअल फीस और ये टैक्सेबल होगा, तो ऑब्वियसली यार ये क्रेडिट कार्ड दोनों पर्पज के लिए यूज हो रहा है, ऐसे समझ के चलो ना. वैसा ही होता है ना, और क्या है. अगर क्रेडिट कार्ड पूरा ऑफिशियल के लिए होता तो परक्विजिट नहीं होता ना यार. चलो. हेल्थ क्लब फैसिलिटी. Health club and sports facility provided uniformly to all the employees at the employer's premises are exempt perquisite. Correct? Yeah. So it is a exempt perquisite. It is exempt from tax. In case club membership is corporate. हाँ, अब ये देखो, club membership is corporate. मतलब क्लब के मेंबर मैं नहीं हूँ, चमेली नहीं है. क्लब का मेंबर रिलायंस इंडस्ट्रीज है. हाँ. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द मेंबर ऑफ द क्लब. हाँ. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10 लाख पे करके मेंबरशिप खरीदी. तो यार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10 लाख का खर्चा करके चमेली के लिए मेंबरशिप खरीदी. तुम चमेली के हैंड्स में वो 10 लाख ऐड करोगे क्या? उससे मेंबरशिप किसको मिली? मैम रिलायंस को मिला. हाँ देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज पेड 10 lakhs. प्राची तो क्वेश्चन के फ्लो को समझा कर. तेरे डाउट्स नॉर्मली वैसे होते हैं. हाँ, यू हैव टू गो इन द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन. देखो 10 lakhs बहुत इजी लग रहा है अभी. सैलरी बेस्ट है, पूरा ही करवा ही रही हूँ ना. तुमको फिर से सैलरी करना ही नहीं पड़ेगा. हाँ, आपको सिर्फ बीच बीच में अभी लिस्ट बनाओ. 10 व्हाट आर द पर्पस टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड, ऐसा वैसा वो लिस्ट बनाते रहना. हाँ. अब देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10 लाख पे किया. उनको क्या मिला 10 लाख पे किया तो? एंड दे बिकेम, हु बिकेम मेंबर ऑफ द क्लब. क्लब का मेंबर कौन बना? Who became the member of the club? I answered my question. आज की तारीख में जवाब देते क्या? Yeah, who became the member of the club? Reliance Industries. फिर उन्होंने ये कार्ड लिया. बेस्ट. उन्होंने ये कार्ड लिया, मेंबरशिप कार्ड. कार्ड मिला. कार्ड किसको दिया? ये है चमेली. यस. या तो इस कार्ड का जो खर्चा आया, क्लब एक्सपेंडिचर 50,000. तो चमेली का परक्विजिट कितना होगा? 50,000. और परक्विजिट विल बी 10,50,000. अयो, चमेली बोलेगी यार 50,000 का मैं लेके गई फैमिली को, मैंने क्लब की फैसिलिटीज यूज करी, 50,000 मैंने खर्चा कर लिया, पर्सनल पर्पस के लिए कर लिया, उसका मेरे को एम्प्लॉयर ने पे किया. मैंने क्लब यूज किया, पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया. मेरा बिल किसने पे किया? आईओ एम्प्लॉयर ने पे किया. हाँ, तो फायदा अग्रीड. बट ये 10 लाख तुम काय को ऐड कर रहे? पागल हो गए क्या? ये 10 लाख से मेरे को मेंबरशिप नहीं मिला. हाँ, अब मैं जॉब छोड़ के जा रही है. चमेली लीव्स द जॉब. Yeah, can she go and use the club facility? No. Who is the member? रिलायंस इंडस्ट्रीज. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में नया एम्प्लॉय आ गया, पुष्पा.
ऐसे बाल है ना उसके। हाँ, तो नया पर्सन आ गया पुष्पा। तो पुष्पा नाउ टेक्स द कार्ड एंड यूजेस द क्लब फैसिलिटी। हाँ, तो उसने अगर पर्सनल यूज किया तो पुष्पा का परक्विजिट होएगा, सीधी बात है। तो ये जो 10 लाख पे किए उससे कॉर्पोरेट मेंबरशिप मिली। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी मेंबर बने ना रे बाबा। इससे पुष्पा, चमेली, चंपा का फायदा है क्या? नहीं, वो क्लब जाके फैसिलिटी यूज करेंगे तो फायदा होएगा। मत जा। यस, नॉट दैट इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू पॉइंट्स है दैट कॉर्पोरेट मेंबरशिप दिया है तो बच्चे क्या करते हैं, नहीं नहीं मैम बताओ बताओ डिटेल में बताओ। अयो, मैं भी क्लब जाएगी ना। ए चला लवकर। लवकर करा। चलो, तो वही बोला है, क्लब मेंबरशिप इज नॉट, नो, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द परक्विजिट। क्लब मेंबरशिप के लिए जो भी पैसे दिए वो मेंबरशिप में इंक्लूड, आपके परक्विजिट की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होंगे। यस, कम ऑन गाइज, आपने क्वेश्चंस देखे, बहुत इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं क्लब क्रेडिट कार्ड पे। हाँ, लंच रिफ्रेशमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। यस, तो फोकस करेंगे लंच एंड रिफ्रेशमेंट। इफ फ्री मील्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय द परक्विजिट इज एज फॉलोज। ए मेरे को कल शाम का भी लेक्चर दिया है ना हर्षद सर ने। If free meals are provided to the employee, the perquisite is as follows. Perquisite is equal to cost to the employer minus 50 per meal माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई इफ एनी। हाँ, ना ये इंपॉर्टेंट है। देखो फर्क कैसा है मैम, अगर कंपनी आपको, देखो क्वेश्चन में आप समझो, पहले मैं ये सिखाती हूँ फिर डिफरेंस बताती हूँ। हाँ, आपको अगर लंच मिल रहा है, हाँ ये देखो ऐसे ये पढ़ते, हाँ आपको टी और कॉफ़ी प्रोवाइड होता है ना ऑफिस में। अरे यार एग्जाम परक्विजिट, कितना डेप्थ में सोचिए इनकम टैक्स आपके लिए। देखो आपकी चाय और कॉफ़ी का भी हिसाब रखना चाहती है, लेकिन फिर बोल दिया चलो एग्जाम कर दो। हाँ, फिर क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। एग्जैक्टली, सो टी, कॉफ़ी, नॉन एल्कोहलिक ब्रेवरेजेस एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स इज नॉट चार्ज एज अ परक्विजिट। ये एग्जाम परक्विजिट है। ये क्या है, ये एग्जाम परक्विजिट है। या सो बट लंच फैसिलिटी में कैसा होता है, अभी देखो मैम, फ्री मील्स आर एग्जाम, फ्री मील्स अप टू ₹50 पर मील आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ओके, so free meals up to ₹50 per meal are exempt from tax. Okay, now see what happens. फूड एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। हाँ, तो मैम लंच फैसिलिटी ₹50 पर मील। अयो मैम, ये ₹50 पर मील कहाँ से आया? ये ₹50 पर मील इनकम टैक्स ने डिसाइड किया। ₹50 पर मील कहाँ से आया? ये इनकम टैक्स ने डिसाइड किया है। ओके, नाउ सी क्या होता है यहाँ पे, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स टी कॉफी इन ऑफिस एक्सपेंडिचर बीइंग 6,000 पर एनम एंड लंच ड्यूरिंग ऑफिस। ठीक है, हाँ इसका एग्जाम्पल से बताती हूँ। एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स टी कॉफी, तो मैम स्नैक्स एंड ब्रेवरेजेस प्रोवाइडेड इन ऑफिस इज ए एग्जाम परक्विजिट। कितनी मेहरबानी करिए तुम पे। हाँ देखो, सो टी कॉफी इन ऑफिस एक्सपेंडिचर 6,000 का हुआ, बाबा रे ये एग्जाम्ट है, इसको टैक्स नहीं करेंगे। एंड लंच ड्यूरिंग ऑफिस, एंड लंच ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स कॉस्टिंग 120 पर मील। देखो आप कैंटीन में जाते हो, कंपनी की कैंटीन है, कंपनी बोलती है यार यहाँ पे लंच का प्राइस 120, लेकिन तू एम्प्लॉय से 120 नहीं लेगा। कैंटीन वाला केटरर इधर आ, मेरे एम्प्लॉय से 120 नहीं लेने का, उनसे सिर्फ ₹10 लेने का। हाँ बाकी का मैं दूंगी, कंपनी विल पे। यस, हमारे स्टाफ को अच्छा हेल्दी खाना मिलना चाहिए। यस, सो एंड रिकवर्स ₹10 पर मील। तो आप सिर्फ, आपसे ₹10 रिकवर किया जाता है। हाँ, तो आपसे सिर्फ ₹10 लिया जाता है, आप कैंटीन वाले को ₹10 देते हो, दैट्स इट, और आपको ₹120 वाला खाना मिलता है मस्त पे। यस, सो यहाँ पे परक्विजिट कैसे निकालेंगे, परक्विजिट इज इक्वल, आपको फायदा मिला 120 पर मील का। ओके, 120 माइनस इनकम टैक्स का एग्जाम्शन, ये इनकम टैक्स ने बोला चल ₹50 पर मील एग्जाम्शन, माइनस 10। हाँ, ये 10 कहाँ से आया, तुमसे अमाउंट रिकवर किया, तो ₹60 पर मील इज टैक्सेबल। ऐसा तुमको कितने दिन के लिए दिया, 300 वर्किंग डेज के लिए। ओए, तो तुम्हारा परक्विजिट कितनी, 18,000।
सो व्हाट इज योर परक्विजिट 18,000। हाँ मैम वो 6,000 टी कॉफी का नहीं ऐड किया, अरे वो एग्जम्प्ट है इसलिए वो ऐड नहीं किया, दैट इज एग्जम्प्ट इसलिए वो ऐड नहीं किया। क्वेश्चन में अगर आया कि कंपनी आपको लंच अलाउंस दे रही है, या तू डंजो कर, टिफिन सर्विस लगा, जो भी करना है तू कर, हम कैंटीन नहीं देंगे, हम तुमको लंच अलाउंस देंगे, तो कंपनी बोलते हर महीने 1,000 रुपीज पर मंथ लंच अलाउंस। ये अलाउंस है कि परक्विजिट है? सच अ फनी क्वेश्चन। लंच अलाउंस मैम बोला है, अलाउंस नाम है ना, शब्द है ना, म्हणजे ये अलाउंस हो गया। हाँ तो फिक्स 1,000 पर मंथ, खत्म। तो लंच अलाउंस म्हणजे अलाउंसेस के रूल अप्लाई करो। अच्छा ये HRA है नहीं, एंटरटेनमेंट अलाउंस है नहीं, ये 2 कैटेगरीज में आता है नहीं, देन दिस बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। या यहाँ मैम वो 50 रुपीज़ पर मिनट, लंच के लिए 50, लंच के लिए 50 काट डालूंगी, ऐसा याद रखा तो। हाँ लंच फैसिलिटी मिलती है, कैंटीन में लंच प्रोवाइड किया जाता है, दिस इज अ परक्विजिट। और परक्विजिट में बोला गया है कि 50 रुपीज पर मील एग्जम्प्ट होगा। ओके अगर नंबर ऑफ डेज नहीं दिया जाता है, मॉड्यूल में ऑब्जर्व किया गया है बाय डिफॉल्ट दे टेक 300 वर्किंग डेज। हाँ 365 होता है, 56 तो संडेज ही आ जाते हैं उसमें, और यहाँ वहाँ उन्होंने फिर 300 पकड़ लिया है मॉड्यूल ने। सो वेन एवर नंबर ऑफ डेज आपको मॉड्यूल में साइलेंट हो एग्जाम में, तो मॉड्यूल सेज अज्यूम 300 वर्किंग डेज। हाँ लेकिन नंबर ऑफ डेज दिया होगा तो वैसा ही लेने का, नंबर ऑफ डेज दिया होगा तो वैसा ही लेने का, नंबर ऑफ डेज नहीं दिया होगा तो तुम 300 डेज अज्यूम करना। चलो आगे 12 नंबर। Employer's contribution to superannuation fund. Superannuation is again a retirement kind of a fund I can open for my employer. रिटायरमेंट के टाइम मुझे उसको बहुत कुछ देना होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सम अदर बेनिफिट्स, सो आई क्रिएट अ सुपरएन्युएशन फंड एंड आई स्टार्ट पुटिंग मनी इनटू दिस फंड। और ऑफ कोर्स ये सुपरएन्युएशन इज एडिशनल दैट आई एम डूइंग फॉर द एम्प्लॉय, लाइक रिटायरमेंट के टाइम तो मैं इस फंड में पैसे डालूंगी, और ये सुपरएन्युएशन फंड के पैसे कौन लेके जाएगा? एम्प्लॉय लेके जाएगा। हाँ सो आई विल पुट मनी इनटू दिस फंड, और ये फंड के पैसे कौन लेके जाएगा? एम्प्लॉई लेके जाएगा। तो ये किसका फ़ायदा हुआ? ये एम्प्लॉई का फ़ायदा हुआ। या तो एम्प्लॉय का फ़ायदा हुआ, तो मैम क्या ये टैक्सेबल है? आंसर इज इट इज़ एग्जम्प्ट अप टू 1,50,000। इट इज़ एग्जम्प्ट अप टू एम्प्लॉयर्स, यहाँ परक्विजिट इज इक्वल टू एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री माइनस 1,50,000। यस तो ये 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट होगा। यस सो ABC लिमिटेड डिपॉजिटेड एग्जाम्पल देखो, ABC लिमिटेड डिपॉजिटेड 1,80,000 इन सुपरएन्युएशन फंड ऑफ मिस्टर एक्स द एम्प्लॉय। तो यहाँ परक्विजिट विल बी 30,000। हाँ मुझे मिला 180 का फ़ायदा, मेरे अकाउंट में जमा हो गए 1,80, तो मेरा फ़ायदा भी है 1,80 का, बट up to 1,50,000 it's an exempt perquisite, so only the additional 30,000 will be taxable. Yeah, done. दो मिनट। हाँ ओके चलो। हाँ क्लियर। गुड आफ्टरनून ऋषिकेश। Now यहाँ पे अमाउंट पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू अफेक्ट एन अश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। नाउ लिसन, हाँ सुपर एन्युएशन फंड अप टू 1.5 लाख एग्जम्प्ट होता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स भी एग्जम्प्ट होती है। हाँ देन देर आर एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस स्कीम होती है, स्टेट गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम होती है, ये भी एग्जम्प्ट है।
कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जाम्प्ट अप टू 12%। फिडिलिटी गारंटी स्कीम होती है कि लॉयल्टी रखने के लिए कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह होती है, ये भी एग्जाम्प्ट होती है। ये इतना रेलेवेंट नहीं है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सैलरी में। हाँ, तो ये आ गया। यस, अभी ईसॉप्स करेंगे, ज़्यादा नहीं है ये कैटेगरी ऑफ परक्विजिट, तो फटाफट ख़त्म हो जाएगी अभी हमारी। यस, लेट अस अंडरस्टैंड। हाँ, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस हियर इज okay, so let us understand एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्वेट इक्विटी प्लान होता है। ईसॉप्स में क्या होता है, कंपनी अपने ही शेयर्स आपको कम प्राइस पे देती है। सो कंपनी गिव्स यू द शेयर्स एट अ लेसर प्राइस, तो आपको कंपनी के शेयर्स लेसर प्राइस पे मिलते हैं। ओके, है ना। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है, कंपनी के आपको शेयर्स की प्राइस कम प्राइस में, कंपनी के शेयर्स आपको कम प्राइस में मिलते हैं। सॉरी, हाँ। सो देखो, दैट इज स्वेट इक्विटी प्लान। तो ये देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। हाँ, ये ईसॉप्स ना सैलरी से भी रिलेटेड है और कैपिटल गेन्स में भी आगे हम पढ़ते हैं, तो सैलरी में भी है और कैपिटल गेन्स में भी है, ठीक है ना। XYZ लिमिटेड एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स कैन टेक अ स्टिकी नोट एंड चिपका देने का। XYZ लिमिटेड ऑफर्ड मिस्टर ए इट्स एम्प्लॉय ईसॉप्स 1000 shares for 80 rupees per share. So they offered 1000 shares for 80 rupees per share. ऑफर किया आपको। FMV उस दिन, तो 10 सितंबर को मुझे FMV 120 थी, शेयर्स की वैल्यू 120 थी। अच्छा, लेकिन मुझे ऑफर किया 80 में। हाँ, तो कंपनी के शेयर जिसकी वैल्यू 120 है मुझे 80 में मिले, मजा। लेकिन मैम आगे पढ़ो ना। मिस्टर ए एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर 1000 शेयर्स ऑन 10th अगस्त। जुलाई में ऑफर किया, अगस्त में मैंने सोच समझ के बोला हाँ मैं ले लूँगी ये शेयर्स ईसॉप्स। ओके, उस दिन FMV वॉज 130 पर शेयर। व्हाट वाज द FMV? 130 पर शेयर। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 10 सितंबर। उस दिन FMV 128 था। मैम कैलकुलेट परक्विजिट, लॉजिक से तो पता चला मैम की फ़ायदा है। यस, कंपनी की आपको 80 रुपीज़ में मिल रहा है और उसकी कभी मार्केट प्राइस 120 है, कभी 128 है, तो मैम आपका फ़ायदा पक्का हुआ। हाँ, 120 या 128 रुपये के शेयर्स आपको 80 में मिले। लेकिन मैम वो FMV कौन सा ले? एक तो ईसॉप्स का जो प्रोसेस होता है ना, ऐसा एक ही दिन में ख़त्म नहीं होता। आज ऑफ़र करेंगे आपको, ऑफ़र करने के बाद आप सोचोगे, एक्सरसाइज करोगे। क्यों सोचेंगे मैम? अरे तेरे को 80 रुपीज़ इंटू 1000 देना पड़ेगा ना, 80,000 तो देना पड़ेगा ना कंपनी को, है क्या 80,000? सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने सोच लिया चलो ले लेंगे, बेस्ट, मैंने ले लिया। लेने के बाद मैंने 80,000 का सोच के ले लिया, तो मैंने एक दिन ऑफर एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करने के बाद शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ, तो FMV शुड बी टेकन ऑन द डेट द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। कंसिडर द FMV द डे द ऑप्शन इज exercised. Yes, so FMV as on the day the option is exercised minus cost to the employee. Exactly. तो मैंने ऑप्शन किस दिन एक्सरसाइज किया? मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया 10 अगस्त को। उस दिन मेरी प्राइस है 120, तो यहीं पे आप लिखो मैम मेरा परक्विजिट इज इक्वल टू 120 के शेयर मुझे 80 में मिल गए, मेरा 40 रुपीज़ पर शेयर का फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा किसकी वजह से हुआ? मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे खुद के कंपनी के शेयर्स कम प्राइस में ऑफर किए थे, तो मुझे 40 रुपीज़ पर शेयर का फ़ायदा मिला। सो 40 इंटू 1000 इज 40,000। बेस्ट। तो 40,000 का मुझे फ़ायदा मिल गया। सो 40,000 इज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब देखो, आज मेरे को तुरंत शेयर्स मिल गए, आज तुरंत परक्विजिट आ गया, तुरंत सैलरी में ऐड होगा और तुरंत टैक्स देना पड़ेगा। देखो, मैंने शेयर्स ले लिए, हाँ मैम, और ये 120 के शेयर्स 80 में ले लिए। अरे यस मैम, कितना फ़ायदा हुआ? 40 रुपीज़ मैम इंटू 1000, 40,000। अरे यस, 40,000 विल बी एडेड इन योर सैलरी, टैक्स देना पड़ेगा। ये अमाउंट छोटी है, रियल लाइफ में कभी कभी बहुत शेयर्स दिए जाते हैं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो परक्विजिट लाखों में आता है, 4-5 लाख का परक्विजिट आएगा,
तुरंत मेरी सैलरी में उसको ऐड कर दिया जाएगा, मुझे तुरंत उसका टैक्स देना पड़ता है। हाँ, सो परक्विजिट्स में ऐड किया जाएगा, परक्विजिट सैलरी में ऐड होगा, यू विल हैव टू पे टैक्स। यस, इमीडिएटली मैम, इमीडिएटली। सो यू हैव टू अरेंज इवन फॉर द टैक्स का मनी। यस, क्योंकि आज आपको फायदा तुरंत हो गया। सिर्फ स्टार्टअप्स को बोला गया है, स्टार्टअप्स के जो एम्प्लॉयज होते हैं, है ना, डायरेक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनको ये शेयर्स का तुरंत टैक्स ना लगे, बर्डन ना आए। स्टार्टअप है, इंडिया वांट्स टू प्रमोट स्टार्टअप। इस बजट में भी हमने देखा स्टार्टअप को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। मैंने गलत लिया क्या? सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने आपका देखा ही नहीं। संडे इफेक्ट, यस, totally agreed. Sorry, 120 was the day when the option was offered and he exercised the option. I'm sorry to my fast track students also. He exercised the option of 1000 on 10th August. FMV उस दिन 130 है। Oh my god, मजा। देखो तुमको ऑडिट करने का चांस मिल गया आज मेरा। संडे इफेक्ट, परक्विजिट इज 40,000, 12 o'clock इफेक्ट, हाँ 12:30 इफेक्ट भी हो जाएगा। क्या रे मुश्किल है बोलता है ये श्रेयस, मुश्किल है, काट डालूंगी। हाँ, तो परक्विजिट हुआ 50,000। मैं बोल क्या रही थी वो सुनो अभी। हाँ सॉरी, करेक्शन कर दिया, फास्ट ट्रैक स्टूडेंट सॉरी, सिखाते वक्त सही सिखाया, मैंने नंबर अमाउंट गलत लिया। तो यू हैव टू कंसिडर, नहीं तुमको नहीं, मुझसे गलती हो गई। हाँ, यू हैव टू कंसिडर FMV एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। सो द डे ही एक्सरसाइज वो हुआ अगस्त में, और अगस्त में होने पे ये 130 पर शेयर लगता है। हाँ, अगस्त में 130 पर शेयर है। ओके, यस मैम। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट क्या बता रही थी, हाँ, कि जो 50,000 है ना, ये परक्विजिट हो गया तो ये सैलरी में ऐड होता है। रियल लाइफ में ये जो ईसॉप्स का बेनिफिट है ना, बहुत लाखों में जाता है, तो कभी बड़े बड़े अमाउंट्स में जाता है। हाँ, तो ये तुरंत टैक्स देना पड़ता है। तो ये स्टार्टअप्स को हमने थोड़ा बेनिफिट दे दिया और उनको बोला यार, स्टार्टअप्स के अगर एम्प्लॉयज़ है, एलिजिबल स्टार्टअप, मैम हु इज़ एन एलिजिबल स्टार्टअप? एक स्टार्टअप के लिए ना एक खास 80 में एक डिडक्शन है। हाँ, स्टार्टअप के लिए 80, सेक्शन 80 डिडक्शन। आपको 80 आय वाली कुछ सीरीज है ना, आपको सिलेबस में नहीं है, फाइनल में सीखोगे। तो एलिजिबल स्टार्टअप वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। आपको कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज एलिजिबल स्टार्टअप, आपको जस्ट ये जानना है कि अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप, जो इनकम टैक्स की स्टार्टअप की डेफिनेशन है, उसके अगर आप एम्प्लॉयज हो और आपको ऐसे एम्प्लॉयज को ईसॉप्स मिलते, स्टार्टअप के ईसॉप्स मिलते, तो आपको तुरंत टैक्स नहीं देना है। 4-5 लाख है, टैक्स भी अरेंज करो यार, बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं, तो आपको तुरंत टैक्स नहीं देना। द टैक्स दैट यू हैव टू गिव, हाँ, द टैक्स दैट यू हैव टू गिव, आपको 3 टाइम्स, ये 3 ऑप्शन है टाइम पीरियड, अर्लीस्ट, ओके, तो ये तीनों में से विच एवर इज अर्लियर है, आइदर 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट एवाई, आपको जब ईसॉप्स मिले उसके आगे 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एवाई। 48 मंथ्स मतलब 4 ईयर्स आगे। सो ईसॉप्स मिलने के 4 साल के बाद आपको टैक्स देना है, और जब आपने ये शेयर्स बेच दिए तो अब तो पैसे आ गए, हाँ, और 4 साल, और इन द ईयर इन विच यू सेल दीज शेयर्स, और द डे यू लीव द कंपनी, सो यू सीज टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ABC में से विच एवर इज अर्लियर। यस, तो जनरली ईसॉप्स का परक्विजिट तुरंत अराइज होता है, तुरंत सैलरी में ऐड होगा। देयर इज एन एक्सेप्शन ओनली फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप को ये जो भी बेनिफिट होता है ये तुरंत टैक्स नहीं करना, इनको जो टैक्सेबिलिटी होगा ये आइदर 4 years or 4 years from the end of the relevant AY, or the year in which you sell the shares, or the year in which you cease to be the employee of the company, तीनों में से whichever happens earlier। बरोबर, चलो, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया 14, 15, 16। सो आई ट्राई एंड फिनिश दिस कैटेगरी एंड देन स्टॉप मे बी, है ना, फिर कल का इवनिंग में विल कंटिन्यू विद दिस। तो कल सैलरी फिर ख़त्म हो जाएगा, बड़ा भी टॉपिक है ना सैलरी, लेकिन अच्छे से हो गया तो आपको सैलरी खुद से वापस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक क्विक रिकैप करो, सैलरी के बाद मेरा शेड्यूल क्या होगा, मुझे प्लान करने दो, व्हाट इज़
मेरा क्या प्लान है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हाँ, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। यस, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। तो बोला ना हैप्पी रावत स्टार्टअप के एम्प्लॉयज को 4 years का टाइम है ना, तो बोला ना 48 months म्हणजे 4 years। हाँ, अब सुनो। हाँ, अब रेंट फ्री कंसेशनल अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अब आपको घर प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, अब ध्यान से सुना, कम ऑन। सो लेट मी ट्राई एंड फिनिश दिस 14, 15, 16 वाले पार्ट्स। या दैट 15, 16 तो इज अगेन वेरी इजी। दैट 7.5 लाख वाला, और उसका भी अगर क्वेश्चन लगा तो उसका भी एक क्वेश्चन फटाफट ले लूंगी तो इजी चला जाएगा। हाँ, तो ये कैटेगरी तो ख़त्म करेंगे। सी, मुझे रिवीजन लेना है लेकिन आपको ऐसे लोड दे के नहीं लेना है। आराम आराम से करो, फिर आपको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो, एक आध दो क्वेश्चंस आप कर लो सैलरी के सॉल्व, तो वो फ्लो बनता है। हाँ, कंपाइलर ले लो, कंपाइलर सॉल्व करो। Rent free concessional unfurnished accommodation. The method of valuation of rent free accommodation is as follows. Now let us understand. हाँ, it depends upon government or it depends upon others. So central and state government, मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, तो गवर्नमेंट लाइसेंस फी डिसाइड करती है उनके रूल्स के हिसाब से। सो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू लाइसेंस फी। तो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होता है, लाइसेंस फीस बन जाता है। हाँ, सो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू लाइसेंस फीस। ओके, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर से दो कैटेगरीज है यहाँ पे। वेदर यू आर अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और अकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब आपको कंपनी कौन सा अकोमोडेशन दे रही है, उन्होंने खरीदा है कंपनी ने, फिर बोलती है चलो तुम रह लो यहाँ पे, या कंपनी ने भी रेंट पे लिया और तुमको बोलती है तुम आराम से रहो यहाँ पे, तुम्हारे लिए लिया है हमने ये घर रेंट पे। हाँ, कंपनी जो है आपको जो है कंपनी जो बोलती है आपको जो है वो हाँ, हम घर प्रोवाइड कर रहे हैं, घर प्रोवाइड कर रहे तो ये परक्विजिट है, दिस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ओके मैम, अकोमोडेशन ओन्ड है या अकोमोडेशन नॉट ओन्ड है, करेक्ट। नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जनरली अगर आपको सैलरी का क्वेश्चन आता है तो यूज़ ऑफ असेट्स आता है, सेल ऑफ असेट्स आता है, फिर आपको अकोमोडेशन आता है, एचआरए आएगा, है ना, बाकी के अलाउंसेज आएंगे। तो ऐसा ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो आपने है ना, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैम हम कंपाइलर कब सॉल्व करें, शुड आई वेट कि मेरा सारा सिलेबस हो जाए फिर मैं कंपाइलर सॉल्व करूँ? नो, आपके मोर और लेस मोटा मोटे अगर आपके 5 हेड्स अच्छे से हुए हैं तो तुरंत आप कंपाइलर स्टार्ट करना चालू कर दो सॉल्व करना। इट टेक्स टाइम, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने को टाइम लगता है और देखना नहीं है सॉल्व करना है। तो यू से हाँ, तो अगर आपको लगता है कि यार नहीं नहीं मैं तो रुकूंगा, मैं सारा सिलेबस अच्छे से करूंगा फिर मस्त पे के कंपाइलर सॉल्व करूंगा, ऐसा दिन आएगा ही नहीं फिर आप। हाँ, नोट कर लेना। करेक्ट, तो ये आपको याद आ रहा है, बिल्कुल सही, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है फिर ये। फिर कैसा होता है देखो, अगर पॉपुलेशन इज अबाव, सो यू नो परक्विजिट इज 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी एंड 7.5% ऑफ सैलरी, करेक्ट। 15, 10, 7.5, करेक्ट। हाँ, तो पॉपुलेशन कैसा होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन अबाउट 25 lakhs, लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन होगा बिटवीन 10 to 25 lakhs एंड अप टू 10 lakhs।
यस, तो ऐसे पॉपुलेशन 15%, 10%, 7.5. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी ओवर हियर? रिया बोल रही है मैम कंपाइलर केवायन करके सॉल्व किया तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल केवायन करके स्टार्ट करो. केवायन इज नो योर कॉन्सेप्ट. पेजेस टर्न करके जस्ट स्टार्ट, उसमें जस्ट कूद जाओ बस. मैंने नहीं बोला है टैली करना है, आपको उससे सीखना है. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको टैली करना है आंसर. आई एम नॉट सेइंग कंपाइलर सॉल्व करो, जिनका आंसर टैली होगा वही फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आपको कंपाइलर से सॉल्व कर करके सीखना है. हाँ, और हम सीख रहे हैं एग्जैक्टली. चला लवकर करा. accommodation is not owned by employer, then it is not dependent on. अयो, below. हाँ, above 10 to 10 and below 10 lakhs. ओके, यस. ये सैलरी की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. डीए तभी ऐड करना इफ इट फॉर्म्स, यहाँ पे फर्स्ट बेसिक होगा, वो छूट गया होगा. जो भी है सैलरी है वो छूट गया शायद, उस टेबल में छुप गया. हाँ, योर सैलरी मीन्स एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट. Salary means everything except perquisite. करेक्ट. सो हियर सैलरी मीन्स एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट. बरोबर, करेक्ट है. यहाँ पे जो सैलरी की मीनिंग होगी बोनस ऐड करना, कमीशन. मैम कमीशन तब भी ऐड करेंगे क्या इफ इट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर? नहीं, उसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. डीए के लिए क्राइटेरिया है कि डीए शुड बी एडेड ओनली इफ इट इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. सिर्फ डीए के लिए क्लॉज है. बोनस, कमीशन, फीस, जो भी अलाउंसेज है टैक्सेबल वो ऐड करो. एनी मॉनिटरी पेमेंट, हाँ, by name, whatever name called, but perquisites are not to be added. perquisites नहीं ऐड करना. and very important, you have to consider salary on due basis. तो अगर कुछ एडवांस सैलरी है, कुछ एरियर्स ऑफ बोनस दिया, तो वो सैलरी में ऐड मत करना. तो कुछ एरियर्स ऑफ सैलरी है, कुछ बोनस है, एरियर्स ऑफ बोनस, या कुछ एडवांस सैलरी, तो वो इस रेंट फ्री अकोमोडेशन की वर्किंग में ऐड मत करो. ओके मैम. कंसिडर सैलरी ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड. जैसे अगर आपको अकोमोडेशन 8 महीने के लिए प्रोवाइड करी, पहले 3-4 महीने आप अपने अपना रह रहे थे, आपको कंपनी ने 8 महीने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करी, तो आपको परक्विजिट भी 8 महीने के लिए निकालना है. हाँ, तो आपको परक्विजिट भी सिर्फ 8 महीने के लिए ही निकालना है. तो सैलरी भी 8 महीने के लिए निकालो, परक्विजिट निकालना है 8 महीने के लिए. क्यों? क्यों भाई? अरे फायदा 8 महीने का है तो परक्विजिट भी 8 महीने का आएगा. बेस्ट. तो परक्विजिट 8 महीने का चाहिए तो सैलरी भी 8 महीने की निकालो. हाँ, पहले चाहिए तो पूरे साल की निकालो, फिर उसको 8 महीने की डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 मंथ्स, और फिर परक्विजिट निकाल लेना. perquisite is equal to either 15% of salary, 10% of salary और 7.5% of salary. ओके. उसके बाद देखो, हाँ, अकोमोडेशन अगर ओन्ड नहीं है एम्प्लॉयर से, परक्विजिट इज इक्वल टू फिक्स्ड रहता है 15% ऑफ सैलरी. यहाँ पे लिखना नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन, फिर इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन. तो भाई ये पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता. सो इट इज़ 15% ऑफ सैलरी और रेंट of the accommodation whichever is lower. करेक्ट. तो एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन ओन्ड नहीं है, उसने रेंट पे लिया, तो जो भी रेंट, हायर चार्जेस, लीज रेंट है ना, तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट ऑफ अकोमोडेशन दोनों में से whichever is lower. करेक्ट. सैलरी विल मीन एवरीथिंग. कंसिडर सैलरी ऑन ड्यू बेसिस. एवरीथिंग कंसिडर सैलरी ऑन ड्यू बेसिस. ओके. उसके बाद 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 इतना ठीक है. हाँ, अगर आपको होटल अकोमोडेशन दिया जाता है, होटल अकोमोडेशन दिया जाता है, तो परक्विजिट इज इक्वल टू 24% ऑफ सैलरी और द टैरिफ, होटल का जो भी खर्चा है, विच एवर इज लोअर. हाँ, अगर आपको होटल अकोमोडेशन दिया जाता है, परक्विजिट इज इक्वल टू 24% ऑफ सैलरी और द होटल एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर. ओके. यस. इन केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, मतलब इधर आपको मिलता है घर प्लस फर्नीचर. में ड्रॉ कर पाऊंगी क्या? हाँ,
चेयर भी जमती है क्या? मेरे को जम सकती है चेयर भी। हाँ, फर्नीचर, तो आपको दोनों का परक्विजिट निकालने का है, तब फर्निश्ड अकोमोडेशन का आएगा। तो अकोमोडेशन का निकालिए प्लस फर्नीचर का निकालिए। सो इफ यू आर गोइंग टू गेट परक्विजिट फॉर फर्निश्ड, ऊपर क्या था, घर फर्निश्ड नहीं था, सिर्फ घर का परक्विजिट है, सिर्फ घर दिया। अब क्या किया, घर भी दिया और उसके साथ फर्नीचर भी दिया, घर भी दिया और उसके साथ क्या दिया, फर्नीचर भी दिया। एग्जैक्टली, नाउ लिसन, सो यू वर गिवन हाउस ऑल्सो प्लस यू आर गिवन अ फर्नीचर ऑल्सो। यस, तो इट इज परक्विजिट फॉर द घर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्लस परक्विजिट फॉर फर्नीचर। हाँ, अब फर्नीचर क्या हो रहा है, अयो कैन समबडी टेल मी, परक्विजिट फॉर फर्नीचर इज इक्वल टू 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ये आनंद सर को भेज देना मेरी ड्राइंग। भेज। हाँ, अब देखो कुछ तो मज्जा करना चाहिए ना, कुछ तो टाइम पास करना चाहिए ना, नहीं तो सिर्फ लेक्चर 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 कैसा चलेगा, थोड़ी मस्ती करनी चाहिए। हाँ, अब सुनो ना, ये क्यों कलर किया मैंने, अब मैं नहीं करती। हाँ सुनो, हाँ, अब फास्टैग वाले बच्चे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगी जब आपको प्रॉब्लम्स लिए जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के, ठीक है। हाँ, ना मैम फर्नीचर का बोला है 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ऐसा काई को मैम, यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स असेट। हाँ, 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, 10% per annum of the original cost. So this is use of employers asset, that is 10% per annum of the original cost. Perquisite for furniture is equal to हायर चार्जेस अगर फर्नीचर ओन नहीं है, आपका खुद का फर्नीचर है तो 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। आपने फर्नीचर भी भाड़े पे ले लिया, एसी भी ले लिया, फर्नीचर में सब कुछ आ गया ना ये, तो उसका हायर चार्जेस आ जाएगा। तो उसका क्या आएगा, हाँ तो उसका क्या आएगा, चुप रे मानसी, नो वन कैन सिट ऑन दैट चेयर, तेरे को बिठाऊंगी उस चेयर पे। गुड, चलो। हाँ, सो फर्नीचर ओन्ड है तो 10% पर एनम ये ऐड करने का, पहले अकोमोडेशन का निकालने का, ऊपर का देख के अकोमोडेशन ओन्ड है नॉट ओन्ड है ये देखना पड़ेगा। वेरी रेयरली आपको घर की जगह होटल प्रोवाइड किया जाएगा, तो इफ होटल इज प्रोवाइडेड देन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज 24% ऑफ सैलरी। होटल में रेंट बहुत ज़्यादा होता है, होटल का महंगा होता है होटल। हाँ, कभी कभी आपको पूरा साल भर होटल ही दिया जाता है। हाँ, आई नो अ क्लाइंट, जो मेरे क्लाइंट है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उनकी, उनके जो सीईओ है ही इज़ फ्रॉम इटली, तो वो मैरियट में रहते हैं, उनको मैरियट का बुकिंग कर दिया साल भर का, मज्जा, साल भर का बुकिंग मैरियट में। हाँ, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, 24% ऑफ सैलरी, और मैरियट के जो भी चार्जेस है विच एवर इज लोअर, या चलो। अब फॉलोइंग अ एग्जाम्प्ट, अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन रिमोट एरिया में गिवन है तो एग्जाम्प्ट होगा। हाँ, रिमोट एरिया में आप काम कर रहे हैं, कहाँ आप रहोगे, तो आपको अकोमोडेशन दिया है तो अच्छा है। टेम्पररी अकोमोडेशन ऑफ 800 स्क्वायर फीट गिवन एट माइनिंग साइट, 800 तक ही है माइनिंग साइट, माइनिंग साइट पे उधर रहना भी ज़रूरी होता है इमरजेंसी के लिए वगैरह, तो माइनिंग साइट पे अगर आपको 800 स्क्वायर फीट तक घर प्रोवाइड किया जाता है तो एग्जाम परक्विजिट होगा। इफ होटल अकोमोडेशन सिर्फ 15 दिनों तक प्रोवाइडेड, ओनली अप टू 15 डेज, वो भी टेम्पररी 15 दिन। हाँ, तुम्हारा पूना से दिल्ली ट्रांसफर हो गया, ड्यूरिंग तुमको बोला तुम अपना अपना घर ढूंढने का, 15 दिन के लिए दिल्ली में होटल मिलेगा, जाके एरिया देख के आने का, घर देख के फाइनल कर देने का। हाँ, सो इफ़ यू आर बीइंग ट्रांसफर्ड लाइक दिस और 15 दिनों के लिए, हाँ 15 दिनों के लिए आपको हाँ अकोमोडेशन, सिर्फ होटल अकोमोडेशन 15 दिनों तक है तो एग्जम्प्ट होगा। और अगर रेंट फ्री ऑफिशियल अकोमोडेशन, हाँ, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है, देन इट इज एग्जम्प्ट परक्विजिट। यस, देन इट इज एग्जम्प्ट परक्विजिट। ओके, चलो
अकोमोडेशन को रिकैप करेंगे. पहले सिर्फ घर मिला, घर, नो फर्नीचर, ओनली हाउस. देन यू हैव टू सी गवर्नमेंट है तो लाइसेंस फी, नॉन गवर्नमेंट है तो इट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन. अकोमोडेशन ओन्ड और अकोमोडेशन नॉट ओन्ड. अकोमोडेशन ओन्ड है तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, 15, 10%, 7.5%. ओन्ड नहीं है तो रेंट और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर. सैलरी हियर इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट perquisites. Salary here includes everything except perquisites. हाँ, consider salary on due basis. सिर्फ DA के लिए एक कंडीशन है, सिर्फ DA, बाकी किसी के लिए नहीं है, कमीशन के लिए नहीं है. DA will be added only if it forms a part of salary for retirement benefits. Correct. उसके बाद अगर अकोमोडेशन साल भर के लिए मिला तो बेनिफिट साल भर के लिए है, तो परक्विजिट साल भर के लिए लेंगे. अगर अकोमोडेशन 8 महीने के लिए मिला, 8 ही क्यों, अरे मेरे एग्जाम्पल में अजम्पशन है यार. हाँ, तुमको 7 लेना है तो 7 ले लो. हाँ चलो, अकोमोडेशन तुमको 7 मंथ्स के लिए मिला तो तुमको फायदा कितने पीरियड के लिए मिला, 7 मंथ्स. तो यू शुड कैलकुलेट बेनिफिट ऑल्सो फॉर 7 मंथ्स. सो कैलकुलेट सैलरी ऑल्सो फॉर 7 मंथ्स. ओके, मतलब you should calculate accommodation only for the period for which calculate the perquisite only for the period for which accommodation is provided. मैम अगर यही होटल में दिया, मेरा एग्जाम्पल मैरियट वाला, इटली का CEO आया है, ये सर मेरे को मैरियट में रहने का है, साल भर का बुकिंग है उधर का. सो perquisite इज इक्वल टू 24% ऑफ सैलरी और एक्सपेंसेस ऑफ मैरियट, जो रूम टैरिफ होता है, विच एवर इज लोअर. मैम कभी कभी ये मेरा बेस्ट ड्राइंग है, घर के साथ आपको मिला फर्नीचर, तो परक्विजिट घर का भी और फर्नीचर का भी. घर का ऊपर बताया वैसा, फर्नीचर का अगर ओन्ड है तो 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, ओन्ड नहीं है तो हायर चार्जेस. ओके, नाउ फॉलोइंग आर एग्जम्प्ट. रिमोट एरिया, व्हाट इज रिमोट एरिया, इनकम टैक्स रूल्स में डिफाइन किया है. व्हाट इज रिमोट एरिया फॉर दिस पर्पज. सो जो भी एरिया होगा बहुत फार ऑफ होगा, विलेज वगैरह टाउन में, तो कुछ एरियाज़ का उधर क्लैरिफिकेशन दिया है, तो वो इनकम टैक्स रूल से आप पढ़ सकते हो जिसको क्वेरी है ये. और टेम्पररी अकोमोडेशन ऑफ 800 स्क्वायर फीट एट अ माइनिंग साइट, 15 दिनों से ज़्यादा नहीं मिला अकोमोडेशन होटल में, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिला या ऑपोजिशन लीडर को घर प्रोवाइड किया गया, इट इज़ एग्जाम्पल परक्विजिट. मज्जा. नाउ लास्ट 10 मिनट्स. ओके चलो, last 10 minutes. Now listen. स्केल ऑफ सैलरी वाला कॉन्सेप्ट कल बताती हूँ, अगले क्लास में कवर करती हूँ. संगम, गौतम, रिमाइंड करना मुझे, somebody just remind me स्केल ऑफ सैलरी का कॉन्सेप्ट. ओके, या नाउ लेट अस अंडरस्टैंड गाइस. लेट अस से टेक एन एग्जाम्पल कि किसी की सैलरी, कितना एग्जाम्पल लिया था मैंने, मुझे याद नहीं है, 80 लाख. चलो, किसी की सैलरी 10 लाख है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये मैं थोड़ा रफ में बताऊंगी, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू दिस कॉन्सेप्ट. कल की क्लास में मुझे लगा नहीं कर दूंगी रियाना, आज इवनिंग तक नहीं, अनदर हाफ एन आवर एंड द लेक्चर विल बी प्राइवेट. दिस इज वेरी क्लियर एंड डिसाइडेड. Please, I cannot keep it unlisted, not at all. Employers contribution, so please don't make such request. Okay, yeah. Employers contribution, हाँ राजू और बाबूराव का एग्जाम्पल लिया था, करेक्ट. Employer contributes 12% of salary to RPF. हाँ, और उनको पता है कि यार this will be exempt from tax, and they know, and this will be exempt from tax. और ये क्या होगा, ये टैक्स से, this will be exempt from tax. Correct? Yes. Now let's take an example. यहाँ पे बाबूराव को सैलरी दे रही है 10 लाख, उसका 12% का कॉन्ट्री हो रहा है, एम्प्लॉयर से फ़ायदा मिल रहा है उसको. एम्प्लॉयर, हाँ एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग. यार दिस इज 1,20,000, ये एग्जम्प्ट है. हाँ, अब देखो राजू की सैलरी 80 लाख है. ओ माय गॉड, राजू की सैलरी कितनी है, 80 लाख. तो राजू की जो सैलरी है वो 80 लाख है, उसका भी एम्प्लॉयर 12% कॉन्ट्री करता है.
तो बाबूराव भी खुश, ए मेरी सैलरी कम तो कम क्या हुआ, मेरे को भी 12% मिल रहा है। राजू बोलता है हाँ मेरी ज़्यादा है, मुझे भी 12% मिल रहा है, मज्जा। कैलकुलेट 12% ऑफ 80 lakhs, 12% ऑफ 80 lakhs, बोलो ना यार, 12% ऑफ 80 lakhs, 12 8 जा 960 क्या, आज की तारीख में बोलने वाले क्या? हाँ 960 करेक्ट, ओके या, सो 960। तो गवर्नमेंट इज नाउ थिंकिंग यार, हमने तो बोल दिया 12% एग्जाम, 12% एग्जाम, इधर भी बोला 12% एग्जाम, लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि यार इसको लिमिट करेंगे, इसको क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे। या गवर्नमेंट सेड कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते जाएगा, दिस इज अ वेरी गुड वे। सी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने क्या बोला, 12% बोल दिया पर एक लिमिट भी रखते हैं ना अमाउंट का, हमने 12% बोल दिया बट लेट अस कीप अ लिमिट, एक लिमिट भी रख देते। तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट employers contribution to RPF, employers contribute to RPF plus NPS plus superannuation fund, if it exceeds 7 lakh 50, if it exceeds 7 lakh 50,000, then the excess amount will be treated as a perquisite. Then the excess amount will be treated as a perquisite, correct? Yeah, and it's a perquisite under 17 to 7 आएगा शायद, 7 है, एक मिनट मुझे देखने दो, सब सेक्शन देखने दो। अरे बेस्ट 7 यस। तो अब बाबूराव हंसने लग गया, तेरे को कर दे, गवर्नमेंट बोलेगी यार कितना, कभी ना कभी तो टैक्स लगाना है, इतना सैलरी लोगों को पकड़ा है ना, मैं बोल रही हूँ इतना सैलरी लोगों को गवर्नमेंट ने पकड़ा है ना, क्या बात करेंगे यार सही में। तो यहाँ पे कितना कॉन्ट्री है, 960, ओ चल माइनस 7 लाख 50, 750 तक नहीं मिलेगा, बचा हुआ अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज योर perquisite, 2 lakh 10 will be perquisite under section 17(2)(7। इतना ही नहीं, हाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, मैं छोटा सा वो क्वेश्चन फिर से रिकैप करा दूंगी तो आपको बता दूंगी, है ना। 17(2)(7 ही है ना, हाँ ठीक है चलो बेस्ट। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये जो कंट्री है 2,10,000 के ऊपर, इफ यू गेट, इफ द इंटरेस्ट और बोनस, इस फंड पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट बोनस ऑन दिस 2,10,000, ये कॉम्प्लिकेट है कैलकुलेट करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला दिया है, हम करेंगे वो, हाँ। देन इंटरेस्ट बोनस ऑन दिस 2,10,000 विल ऑल्सो बी अ परक्विजिट। Fast track students can listen to this part of the lecture again by rewinding it. हाँ this last 10 minutes you rewind it again and watch it, उतना व्यू टाइम आपको मिलता ही है, ठीक है। हाँ तो ये 210 तो टैक्सेबल होगा ही, प्लस इसका करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट को भी टैक्स करेंगे। मैम इसका करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक मस्त फॉर्मूला दिया है उसके लिए, हाँ और एक क्वेश्चन भी है मॉड्यूल में, मैं भी लेने वाली हूँ वो क्वेश्चन, हाँ अगर मुझे आपके साथ भी टाइम मिला मैं ज़रूर रिकैप कराऊंगी ये क्वेश्चन भी आपको, करेक्ट यस ठीक है। हाँ तो इतना ही लेंगे, इससे इससे ही स्टार्ट करूँगी मैं अगली क्लास में, मोस्टली अगली क्लास कल शाम को मैं ले लूँगी। इफेक्टिव रिकॉर्डिंग 3 घंटा हुआ ही रहेगा, 10 मिनट शॉर्ट रहेगा विच इज़ ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, बट आई फिनिश दिस। सो ये एक पॉइंट है 17 to 7 एंड 17 to 8, करेक्ट 8 है कि 7 स्मॉल ए है, 8 ए 8 हाँ हाँ
6, 7 A है, A. हाँ, ये सेक्शन आई एम नॉट श्योर, वील जस्ट चेक. ए होगा, ए करेक्ट. ये सेक्शन आई एम नॉट श्योर बट आई विल जस्ट चेक. यस, बेस्ट है. तो दिन बहुत अच्छा हुआ, आज का लेक्चर बहुत इफेक्टिव और मस्त हुआ है. So dear students, I'll stop here. The next class I will continue and most I will finish with salary. It's a big topic. It requires this much of time and we must give this much of time, right? हाँ, अच्छा पहले मंजूषा सॉल्व करिए कंपाइलर. मंजूषा तो हो ही गई आपकी मेरे साथ, साइड बाय साइड आप कर सकते हो. हाँ, ये 7A है. यस, 17 to 7A. ओके, यस यस, गॉट इट. हाँ, तो कंपाइलर आपने मंजूषा पहले एटलीस्ट 5 हेड्स आपकी हो जानी चाहिए. हाँ, जैसे अभी मैंने सैलरी ले लिया, आज 1-2 क्वेश्चंस कर लो आप, मंजूषा में से उठा लो, कल थोड़े से कर लो. बस आपको एक 10-15 दिन, आप 10 दिन दो इसको, 5 हेड्स कंप्लीट करो आप, और फिर आप कंपाइलर स्टार्ट करो. ठीक है, ये लेक्चर ऐप पे अपलोड होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है. आई हैव नॉट येट टेकन दिस डिसीजन बेटा, आई एम नॉट येट डिसाइडेड. यस, सो प्लीज़, ठीक है. हाँ, एक मिनट मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन फर्स्ट आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. ओके.